अंतरिक्ष यात्री ब्रायन, मार्कस और फाउलर एक उपग्रह मरम्मत मिशन पर हैं। फाउलर जहाज के अंदर है जबकि ब्रायन और मार्कस ने बाहर मरम्मत की। अचानक फाउलर को जहाज के उपकरणों में किसी प्रकार की गड़बड़ी दिखाई देती है। उसी समय एक काला झुंड बाहर दिखाई देता है। झुंड उपग्रह और जहाज से टकराता है और मार्कस को अंतरिक्ष में बिना बंधे उड़ते हुए भेजता है, जबकि ब्रायन जहाज से जुड़े रहने का प्रबंधन करता है। ब्रायन बाहर पहुंचता है और मार्कस को पकड़ लेता है, लेकिन वे एक दूसरे को पकड़ने का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं और मार्कस मलबे में खो जाता है। जहाज के अंदर फाउलर को बेहोश कर दिया गया है और जहाज की शक्ति समाप्त हो गई है। ब्रायन ने नोटिस किया कि ब्लैक स्वार्म आकार बदल रहा है, लगभग जैसे कि यह एक संवेदनशील प्राणी है। ब्रायन जहाज के अंदर वापस जाता है और बिना किसी शक्ति के भी जहाज को स्थिर करने का प्रबंधन करता है। वह नोटिस करता है कि झुंड चंद्रमा पर वापस चला गया और उसके अंदर चला गया। वह फाउलर को घर लाने का वादा करता है। पृथ्वी पर वापस ब्रायन को पहली बार बिना किसी शक्ति के एक जहाज की वीरतापूर्ण लैंडिंग के लिए मनाया जाता है, लेकिन कोई भी झुंड के बारे में उनकी कहानी पर विश्वास नहीं करता है जो उन पर हमला करता है और चंद्रमा के अंदर चला जाता है। फाउलर कहानी को सत्यापित नहीं कर सकता क्योंकि वह पूरी घटना के दौरान बेहोश थी। नासा घोषणा करता है कि दुर्घटना मानवीय त्रुटि के कारण हुई थी और ब्रायन पर इस कहानी के साथ इसे कवर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। ब्रायन को नासा से निकाल दिया जाता है और उसका जीवन नीचे चला जाता है। 10 साल बाद केसी हाउसमैन, एक षड्यंत्र सिद्धांतकार जो मानता है कि चंद्रमा एलियंस द्वारा निर्मित एक मेगा संरचना है, चंद्रमा के बारे में कुछ डेटा प्राप्त करने के लिए गुप्त रूप से एक शोध उपग्रह का उपयोग करता है। उसे पता चलता है कि चंद्रमा कक्षा से बाहर है और पृथ्वी के करीब आ रहा है। वह नासा के संपर्क में आने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। फाउलर, जो अब नासा के उपनिदेशक हैं, को काम पर बुलाया जाता है और एक ही खबर प्राप्त होती है। उसे यह भी पता चला कि नासा के उपग्रहों में से एक ने चंद्रमा के अंदर एक सुरंग का दृश्य उठाया जहां ब्रायन ने कहा कि झुंड 10 साल पहले अंदर चला गया था। केसी ब्रायन के पास पहुंचती है जो अब तलाकशुदा है और टूट गया है ताकि वह नासा को खबर देने की कोशिश कर सके, लेकिन ब्रायन सोचता है कि केसी पागल है। ब्रायन की पत्नी उसे फोन करती है और उसे बताती है कि उनके बेटे सोनी को तेज गति से गाड़ी चलाने और फिर पुलिस से बचने के लिए गिरफ्तार किया गया है। ब्रायन अदालत में दिखाई देता है और एक दृश्य बनाता है जब सोनी के सौतेले पिता टॉम द्वारा किराए पर लिया गया वकील अच्छा काम नहीं करता है। इससे सोनी को 1 हफ्ते के लिए जेल हो जाती है। ब्रायन, उसकी पूर्व पत्नी ब्रेंडा और टॉम सभी इस बात पर बहस करते हैं कि नासा में सोनी की अधिक परवाह कौन करता है। फाउलर को पता चलता है कि चंद्रमा के पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले उनके पास केवल 3 सप्ताह हैं। चंद्रमा की सतह पर सुरंग दिखाने वाले अधिक दृश्य भी प्राप्त हुए हैं। फाउलर यह पता लगाने के लिए चंद्रमा पर एक मिशन की योजना बना रहा है कि क्या चल रहा है। वह फोन करती है और अपने पूर्व पति डॉग को सूचित करती है जो सेना में एक उच्च रैंकिंग जनरल है। इस बीच केसी फैसला करता है कि चूंकि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा है, इसलिए वह इंटरनेट पर डेटा लीक कर देगा और सार्वजनिक हो जाएगा। यह जनता में बड़े पैमाने पर आतंक, लूटपाट और दंगे का कारण बनता है। खबर सुनने के बाद ब्रायन ने केकेसीसी तक पहुंचने का फैसला किया। ब्रायन को बताया कि डायसन स्फीयर जैसी मेगा संरचनाएं सफेद बौने सितारों जैसे बिजली स्रोतों के आसपास बनाई गई हैं। वह सोचता है कि चंद्रमा के अंदर शक्ति स्रोत के साथ कुछ गड़बड़ है, यही कारण है कि यह कक्षा को बनाए नहीं रख सकता है। ब्रायन अभी भी सोचता है कि केसी पागल है, लेकिन वह जानता है कि लोगों को कुछ बताने की कोशिश करना कैसा है जब वे इस पर विश्वास नहीं करते हैं। वह सुनना जारी रखता है। इस बीच चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पूरे ग्रह पर अजीब ज्वारीय तरंगों का कारण बनना शुरू कर देता है। नासा का मिशन चांद पर पहुंच गया है। वे सुरंग में पता लगाने के लिए एक जांच भेजते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण गहराई तक जाने के बाद इसे अचानक 10 साल पहले के उसी काले झुंड द्वारा बाहर धकेल दिया जाता है। पहले की तरह जहाज की शक्ति बाहर चली जाती है और झुंड हमला करता है और मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को मार देता है। यह देखते ही नासा के निदेशक जाने का फैसला करते हैं। फाउलर को एहसास होता है कि वह कुछ छिपा रहा है। वह उसे बताता है कि अगर वह सच्चाई जानना चाहती है तो वह अपने उच्चतम स्तर की मंजूरी का उपयोग कर सकती है और नासा के रहस्यों के माध्यम से जा सकती है। फाउलर 10 साल पहले ब्रायन के मिशन से फाइलें ढूंढता है और देखता है कि ब्रायन के हेलमेट से फुटेज है जिसमें झुंड दिखाया गया है। वह सोचती है कि नासा ने उसे क्यों निकाल दिया अगर वे जानते थे कि वह सच बोल रहा था। होल्डन फील्ड नाम के एक पुराने नासा अधिकारी ने उसे बताया कि नासा अपोलो 11 के बाद से चंद्रमा के बारे में सच्चाई जानता है। अपोलो 11 के चालक दल ने चंद्रमा की पपड़ी के नीचे स्पंदित रोशनी देखी और यह सब कवर हो गया। कवर को बरकरार रखने के लिए ब्रायन को निकाल दिया गया था। वह उसे बताता है कि चंद्रमा के अंदर की तकनीक किसी भी चीज की तुलना में कहीं अधिक उन्नत है जो मनुष्य सपने में भी नहीं सोच सकता है। वह उसे बताता है कि झुंड को मारने के लिए ZX-7 नामक एक विशेष उपकरण बनाया गया था, लेकिन बजटीय कारणों से इसे बंद कर दिया गया था। फाउलर की सेना के साथ एक बैठक होती है जहां वह उन्हें बताती है कि उसका मानना है कि अगर वे झुंड को मारते हैं तो चंद्रमा अपनी मूल कक्षा में वापस चला जाएगा। सेना ने उस पर शासन किया और कहा कि यह व्यर्थ है क्योंकि एक और चंद्र मिशन का संचालन करने के लिए कोई अंतरिक्ष यान नहीं बचा है। डॉग उसे अपने बेटे जिमी को लेने और कोलोराडो में एक बंकर में आने के लिए कहता है। फाउलर उससे पूछता है कि ZX-7 क्या है। उनका कहना है कि यह झुंड को मारने के लिए बनाया गया एक EMP हथियार है। फाउलर का कहना है कि उसके पास एक योजना है और डॉग का समर्थन मांगता है। फाउलर ने ब्रायन को नासा में आमंत्रित किया, केसी टैग के साथ। ब्रायन को अभी भी नाराजगी की भावनाएं हैं क्योंकि फाउलर ने 10 साल पहले उसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन फाउलर उसे बताता है कि नासा ने उसके सहित सभी से झूठ बोला था।
फाउलर उन्हें बताता है कि जब झुंड बाहर आया और नवीनतम मिशन पर हमला किया तो उन्होंने देखा कि चंद्रमा ने अपनी कक्षा को सही करना शुरू कर दिया है। लेकिन जब झुंड वापस अंदर गया तो यह बंद हो गया। केसी का कहना है कि झुंड मेगा संरचनाओं के कोर के लिए कुछ कर रहा है। वे अभी भी उनके सिद्धांत के साथ सहमत नहीं हैं। फाउलर का कहना है कि हर बार जब वे चंद्रमा के पास होते हैं झुंड बाहर आता है और अपनी शक्ति को बाहर निकालता है, जिसका अर्थ है कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स का पता लगा सकता है। उन्हें चंद्रमा के करीब एक जहाज को पैंतरेबाजी करने की आवश्यकता है जिसमें कोई शक्ति नहीं है, और ब्रायन इतिहास में एकमात्र व्यक्ति है जो बिना किसी शक्ति के जहाज को पैंतरेबाजी और लैंड करता है। यही कारण है कि उसने उससे संपर्क किया। एक बार जब जहाज चंद्रमा के पास होता है तो वे एक इलेक्ट्रॉनिक जांच के साथ झुंड को बाहर निकाल देंगे और इसे मारने के लिए ईएमपी हथियार फायर करेंगे। ब्रायन मिशन के लिए सहमत हो जाता है और बदले में फाउलर को सनी को जेल से बाहर निकालने के लिए कहता है। फाउलर रेकॉन एक संग्रहालय से पुराने अंतरिक्ष यानों में से एक मिशन करता है। मिशन के लिए वह डॉग से सेना को चंद्रमा को नष्ट करने के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग करने से रोकने के लिए कहती है। इस बीच ग्रह भर में शक्तिशाली भूकंप महसूस किए जाते हैं। नासा हैरान है क्योंकि चंद्रमा भूकंप का कारण नहीं बन सकता है, चाहे वह कितना भी करीब हो। पशु चिकित्सक केसी एक बार फिर उन्हें बताता है कि यह एक मेगा संरचना है। लोग अभी भी उस पर विश्वास करने में संकोच कर रहे हैं। सोनी आता है लेकिन वह खुश नहीं है कि उसके पिता इस मिशन पर जा रहे हैं। नासा में एक भूकंप आता है और अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचाता है, जिससे इसके 3 इंजनों में से एक की मौत हो जाती है। उनके पास मिशन रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फाउलर सभी चालक दल को परिसर खाली करने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कहता है। जैसे ही वे खाली कर रहे हैं, फाउलर को पता चलता है कि चंद्रमा इतना करीब है कि वे सिर्फ 2 इंजनों के साथ लॉन्च कर सकते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जहाज को अंतरिक्ष में ऊपर खींच लेगा। क्योंकि पूरे चालक दल ने फाउलर छोड़ दिया है, ब्रायन और केसी को मिशन का संचालन करना होगा। फाउलर जिमी और उसकी नानी को सनी के साथ कोलोराडो में बंकर में भेजता है जहां डॉग है। ब्रायन सोनी को खुद की रक्षा के लिए एक बंदूक देता है। जैसे ही वे लॉन्च करने की तैयारी करते हैं, चंद्रमा आकाश में उगना शुरू कर देता है और इसका गुरुत्वाकर्षण पानी के निकायों को सीधे हवा में खींच लेता है। यह एक कमी है क्योंकि वे बढ़ते पानी से बचने और वायुमंडल तक पहुंचने में कामयाब रहे। सनी और गिरोह को लूट लिया जाता है और उनकी कार उनसे ले ली जाती है। लेकिन सनी को पता है कि टॉम के पास एक सुरक्षित घर है और वह उन्हें वहां चलाता है। इस बीच ब्रायन और टीम चांद सुरंग पर पहुंच गई है। वे झुंड को लुभाने के लिए एक जांच भेजते हैं। झुंड बाहर निकलता है लेकिन यह ईएमपी हथियार के रिमोट का पता लगाता है और उन पर हमला करता है। ब्रायन रिमोट को नष्ट कर देता है। झुंड हमला करता रहता है। ब्रायन को पता चलता है कि यह केसी के फोन की वजह से है। वह फोन को नष्ट कर देता है और झुंड चला जाता है। वे तय करते हैं कि सुरंग में प्रवेश करने और जांच करने का समय आ गया है। पृथ्वी पर वापस सनी और गिरोह टॉम के घर पहुंचे। एक घोषणा की जाती है कि माहौल पतला होने वाला है और उन्हें छोड़ना होगा। टॉम और सोनी को ऑक्सीजन टैंक मिलते हैं। जिन लोगों ने पहले उन्हें लूटा था, उन्होंने फिर से उन्हें लूटने की कोशिश की। इस बार सनी अपनी बंदूक का इस्तेमाल करता है और उन पर हावी हो जाता है। वे सोनी की कार का पीछा करते हैं, लेकिन चंद्रमा फिर से आकाश में उगता है और चीजें तैरने लगती हैं। सनी लुटेरों को पछाड़ देता है। अराजकता के बीच ब्रायन और टीम ने पाया कि चंद्रमा के अंदर वास्तव में एक विशाल संरचना है जिसके केंद्र में एक सफेद बौना है। झुंड सफेद बौने को ढक रहा है, जिससे मेगा संरचनाओं की शक्ति कट रही है। झुंड उनके जहाज पर हमला करता है, लेकिन एक अज्ञात बल उनके जहाज पर नियंत्रण कर लेता है और उन्हें मेगा स्ट्रक्चर के अंदर सुरक्षा के लिए उड़ा देता है। वे दुर्घटना में बेहोश हो जाते हैं। केसी और फाउलर जागते हैं और पाते हैं कि ब्रायन चला गया है। फाउलर का मानना है कि झुंड और मेगा संरचना एक दूसरे के साथ युद्ध में 2 अलग अलग संस्थाएं हैं। इस बीच ब्रायन किसी प्रकार की आभासी वास्तविकता में जागता है। वह वहां एक युवा सोनी को देखता है। यह वास्तव में ब्रायन के दिमाग तक पहुंचने वाला एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कार्यक्रम ब्रायन को बताता है कि अरबों साल पहले मनुष्य दूसरे ग्रह पर मिल्की वे के एक दूर के हिस्से में रहते थे। वे इतने उन्नत हो गए थे कि उन्होंने अपने ग्रह के बाहर रहने के लिए संरचनाएं बनाई। सभी युद्धों और सामाजिक संघर्षों को हल किया गया था और उनका समाज परिपूर्ण था। उनके समाज के केंद्र में एक स्वशिक्षण एआई था जो उनके लिए सब कुछ का ख्याल रखता था। हालांकि एक दिन एआई ने फैसला किया कि मनुष्य एक हीन प्रजाति थे और नैनोटेक के झुंड में बदलकर उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसे मारने के लिए सभी जैविक जीवन की तलाश की गई। मनुष्य युद्ध हार गए, लेकिन आकाशगंगा के दूर के कोनों में भाग गए जहां उन्होंने सितारों के चारों ओर मेगा संरचनाओं का निर्माण किया। मेगा संरचनाओं को रहने योग्य क्षेत्रों की तलाश में ब्रह्मांड की यात्रा करनी थी। एआई झुंडों ने मेगा संरचनाओं को पाया और उन सभी को नष्ट कर दिया, सिवाय एक को छोड़कर जो चंद्रमा है। चंद्रमा ने इस सौर मंडल को पाया और एक ऐसे ग्रह के निर्माण की शुरुआत की जो जीवन का समर्थन कर सके। चंद्रमा में केवल मानव डीएनए था, न कि वास्तविक मनुष्य, क्योंकि एआई झुंड को इलेक्ट्रॉनिक जहाजों के लिए शिकार करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसके अंदर कार्बनिक जीवन था। डीएनए को पृथ्वी में बीज दिया गया और इस तरह जीवन शुरू हुआ। कार्यक्रम ब्रायन को बताता है कि उसे इसे नष्ट करने के लिए झुंड को चंद्रमा के कोर से दूर ले जाना चाहिए। ब्रायन वास्तविकता में जागता है और फाउलर और केसी उसे ढूंढते हैं। वह उन्हें योजना बताता है। वे बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनके जहाज को दुर्घटना से ठीक कर दिया गया है और अंदर ईएमपी हथियार को अपग्रेड किया गया है। ब्रायन का कहना है कि वे उसे और हथियार को अंदर ले जाने वाले जहाज की एक फली को बाहर निकाल देंगे और झुंड के फली को निकलने के बाद वह हथियार फायर करेगा। फाउलर नहीं चाहता कि ब्रायन फली में हो, लेकिन पॉड के अंदर एक इंसान होना चाहिए क्योंकि झुंड यही पता लगाता है।
जैसा कि वे तर्क देते हैं कि फली में कौन होना चाहिए। केसी खुद को पॉड में बंद कर लेता है और बहस को सुलझाता है। वे फली को बाहर निकालते हैं, झुंड आता है और इसे निगल जाता है। केसी हथियार चलाता है और झुंड केसी के साथ मारा जाता है। फाउलर अपने जहाज को पृथ्वी पर उतारने का प्रबंधन करता है, जो कठिन नहीं है क्योंकि चंद्रमा पहले से ही पृथ्वी के बहुत करीब था। वे सोनी और उनके बाकी परिवारों के साथ मिलते हैं और चंद्रमा पर वापस खुशी मनाते हैं। केसी की चेतना चंद्रमा प्रणाली में अपलोड की गई है और वह अब इसका एक हिस्सा है। उसके लिए चंद्रमा कार्यक्रम उसकी माँ और उसकी बिल्ली के रूप में दिखाई देता है। समाप्त। देखने के लिए धन्यवाद।